नमस्कार दोस्तों, मैं जिलस पांडे आपका फिर से स्टडी विद जीएसजे में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपना पिछला लेक्चर काफी लेट हो गया, मैंने डाला हुआ था कब अबाउट 8 दिन हो गया, क्योंकि मेरा एग्जाम लगा हुआ था और जिसके कारण मैं ये लेक्चर डालने में काफी लेट हो गया। तो मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, काफी लेट हो गया मैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर पढ़ाया हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा रहा था। तुगलक वंश के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ाया हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का आखिरी मैंने पढ़ाया हुआ था कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसकी मृत्यु हुई थी इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां के द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया था, जिसके कारण लकड़ी का महल गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। किसके बाद बैठता है? गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक चला। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित व्यक्ति, ये क्वेश्चन आया हुआ दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और योग्यता वाला सुल्तान था और योग्यतापूर्ण सुल्तान था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्यतापूर्ण और सबसे शिक्षित सुल्तान था। इसी की याद में जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की जाती है। जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की जाती है? जौनपुर की स्थापना जौना खां। इसका नाम क्या था? जौना खां। इसको दूसरे नाम जानते हैं जौना खां। इसका दूसरा नाम जौना खां है। जौना खां की याद में चचेरे भाई इसको जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की जाती है। जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की जाती है। जौनपुर को पूर्व का सिराज किसे बोला जाता है? जौनपुर को। ये क्वेश्चन जीके का है। इसको पूर्व का सिराज किसे बोला जाता है? जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे बोला गया? जौनपुर को पूर्व का सिराज बोला गया। और इसी को दुनिया का खान इसी को बोला गया। और चौथा नंबर ये है कि ये बड़ा शांति पूर्ण सुल्तान था। लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं था इससे, और लोगों की प्रति नीति एक समान थी। जैसा मुसलमान के लिए थी वैसे हिंदू के लिए थी। ये नहीं कि हिंदू है तो उसको बहुत कठोर दंड मिलेगा, जैसा करेगा उसको उसी प्रकार की नीति मतलब दंड मिलेगा। मतलब कि ये भेदभाव नहीं था, इसमें भेदभाव नहीं था। बस इसके अंदर ये मतलब इसकी किस्मत ने इसे साथ नहीं दिया। ये इतना शिक्षित व्यक्ति था और इतना योग्यतापूर्ण व्यक्ति था कि लेकिन फिर भी इसकी किस्मत ने इसे साथ नहीं दिया। क्या हुआ कि जब ये अपनी नीति बनाया करता था कि मुझे अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाना है, बस इसका साम्राज्य जैसे इसने जितनी नीतियां बनाई उसकी नीतियां सब विफल होती चली। किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये विफल हो गया। नीति को मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ी इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी मोरक्को कहां पड़ता है? अफ्रीका में। मोरक्को का निवासी
मोरक्को का निवासी। इब्न बतूता, इब्न बतूता, सॉरी, इब्न बतूता आया। किसी भी शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, मोरक्को का निवासी था। इसने इसको दूत बनाकर कहाँ भेजा? दूत बनाकर चीन भेजा। कहाँ भेजा? चीन भेजा। और इसी के शासनकाल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसने की विजयनगर साम्राज्य की? दो भाई थे, हरियर और बुक्का नामक दो भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। किसके याद में करते हैं? अपने पिता संगम के याद में संगम वंश की स्थापना करते हैं। मैं इसका मतलब ये अलग से लेक्चर डालूंगा इसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में अलग से एक लेक्चर डालूंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती, हरियर बुक्का नामक दो भाई संगम वंश की स्थापना अपने पिता के नाम पे करते हैं। पिता की याद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापनाएं होती हैं। तो ये इसका मतलब थोड़ा डिटेल था इसके बारे में कि कब प्रारंभ हुआ, कब खत्म हुआ, इसने क्या करवाया इसकी। अब चलो इसके नीति के बारे में पढ़ते हैं। जो इसने योजनाएं बनाई और इसकी कौन कौन सी योजनाएं थी और विफल कैसे हुआ। जो इसकी योजनाएं थी जो विफल हो गया था, इसकी किस्मत के साथ नहीं दिया और यह विफल हो गया। इसकी पहली योजना थी अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन। मैं बता दूं, मैं इसकी मतलब पहले नीतियां लिख देता हूं, फिर बताऊंगा इसमें कौन सी नीति में क्या मतलब दिक्कत थी। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा एक दबाव कर कराची व कराची अभियान, इसकी जो ये नीति थी। चलो पढ़ते हैं पहली नीति के बारे में। क्या था? राजधानी परिवर्तन। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। क्या हुआ कि अब सुल्तान था, कुछ भी कर सकता है, सन की सुल्तान था ये। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। जब इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी तो क्या हुआ? तो इसने अपने जितने तब न ट्रक चलता था, ना बस चलता था, ना गाड़ी चलती थी। इतनी गाड़ियां भी नहीं थी, इतनी क्या गाड़ी चलती ही नहीं थी पहली बात तो। ना बस ना ट्रक, घोड़ों से जाना है, जिसके पास है जाएगा। तो सभी जनता अपनी टोटली पोटली सब बांध बूंद के चलना प्रारंभ करती दिल्ली से दौलताबाद, क्योंकि दिल्ली में बड़ा ही खचपड़ था, बहुत समस्याएं हैं दिल्ली में।
दौलताबाद शिफ्ट की। सोचा सही इसने, सोच इसकी सही थी। दिल्ली से दौलताबाद इसने शिफ्ट की, दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की। जब सभी जनता जाने लगी तो क्या हुआ, भाई पैदल ही जाना है। खाने पीने का राशन जितना चलता गया, अब गाड़ी थी नहीं, महीनों लगना है, 2 महीने लगना है, जितना टाइम लग जाए। जाते जाते कुछ जनता वहीं खत्म हो गई, भूखों मर गई। जनता ने विद्रोह किया तब इसको पता चला और ये बड़ा ही क्रोधित हुआ। इसको पता चला, बड़ा क्रोध आया। फिर इसने क्या किया, आदेश दिया कि आप लौट आओ। अब भाई दिल्ली से दौलताबाद जाना था, आधी दूर आप पहुंच गए, आप बहुत दूर जाना है आपको पैदल, और आप आधी दूर पहुंच जाओ और आपके पापा फोन करते हैं कि बेटा घर चले आओ, तो कितना बुरा लगेगा। पैदल जाना है, फिर पैदल ही वापस आना। उतना पैदल कुछ की दूर तक गए, फिर पैदल आए, और इसी में काफी की मृत्यु हो जाती है। और तभी से इसका विरोध हुआ और इसकी ये नीति फेल हो गई, इसकी ये नीति भी फेल हो गई। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा, इसने क्या कहते हैं, चांदी और तांबे को मिलाकर मुद्रा, चांदी और तांबे को मिलाकर मुद्रा बनवाना प्रारंभ किया। फिर क्या किया लोगों ने ये मुद्रा घर में बनानी प्रारंभ कर दी और घर में रखने लगे। देखो क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अगर आप बाजार में मुद्रा का जो मतलब संग्रहण होता है, अगर एक जगह मुद्रा हो जाएगी तो इकोनॉमी धरा की धरा रह जाएगी और भड़ाम से बोल जाएगी, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी इकोनॉमी। क्योंकि मुद्रा अगर बटेगी नहीं, अगर एक मुद्रा दूसरी जगह नहीं जाएगी और दूसरी मुद्रा इस जगह नहीं आएगी, देखो क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई, जहां डिमांड ज्यादा है वहां अगर आप सप्लाई कम करोगे, अगर किसी भी जगह आज मेरे पास आज की डेट में क्या है, आलू महंगा है, आलू का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है आलू की, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, फिर भी घाटा है जनता को। और सप्लाई कम है, मतलब कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तब दुकानदारों घाटा है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज को एक जगह रख लोगे, मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज को एक जगह रख लोगे, बराबर जाएगा नहीं, बराबर प्रॉपर आएगा नहीं, तो घाटा हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें इसको घाटा हो गया। लोग मुद्राएं घर में रखना प्रारंभ कर दिए और जिसके कारण ये नीति भी इसकी फेल हो गई। दो आप में कर। इसमें भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, उस पे इसने कर लगा दिया। वैसे भी लोगों के पास मुद्राएं नहीं थी, उसने उस पे भी कर लगा दिया। जब इसने कर लगा दिया तो लोगों ने फिर इसका विरोध किया। अब आज ही की डेट में देख लो, लॉकडाउन है, हम लोग के पास रहने खाने के लिए सही हो नहीं पा रहा है, और हमारे ऊपर सरकार और थोप दे आके कि आपको इसका कर देना है, इसका टैक्स भरना है, दिक्कत होगी, हम लोग विद्रोह करेंगे। इसी प्रकार इसमें विद्रोह हुआ, ये भी खत्म हो गया। इसकी ये नीति भी फेल हो गई। फिर क्या हुआ, खुराशील व कराचिल का अभियान। इसने कम से कम 4 लाख सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया, पहले से ही वेतन दे दिया। 4 लाख सैनिकों को पहले से ही वेतन दे दिया। अच्छा आप सोचो, देखो ईमानदारी अगर होगी तो आप रुकोगे। आप अगर पहले से कोई रुपए दे दे, प्राइवेट कंपनी आपको पहले से ही आपकी सैलरी दे दे, तो आप क्या करोगे, सोचोगे यार चलो यहां से मिल गया, मैं चलता हूं। इसी प्रकार 4 लाख सैनिकों को इसने अग्रिम वेतन दे दिया। और ये क्या हुआ, अब जनता में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ नहीं पता। जिसको मिला देखे वहां भाई सैनिक लगने, तो वहां सैनिक ही नहीं है, जिसको वेतन मिल के भाई चला गया वो। इसी प्रकार इसकी ये नीति भी फेल हो गई।
इसकी ये नीति भी फेल हो गई। सनक बुरी बुद्धि के कारण इसकी ये नीति भी फेल हो गई। इसकी सभी नीतियां फेल होती चली गई और यह सही शासन नहीं कर सका, सही से शासन नहीं कर सका, सही से शासन नहीं कर सका। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, समय बीतता गया। 1351 ईस्वी, 1351 ईस्वी 20 मार्च 1351 ईस्वी सिंध जाते समय, सिंध जाते समय खट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिंध जाते समय खट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1351 को। इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के समय बदायूनी बोलता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। क्या बोलता है, बदायूनी कहता है राजा को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। हाँ, एक क्वेश्चन बताना भूल गया। जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता, इसने रिहाल नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन आता है, रिहाल नामक पुस्तक लिखी और इसकी मृत्यु हो जाती है, ज्यादा समय इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए मैं आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा इसके अगले दिल्ली सुल्तान के अगले शासन के बारे में। तुगलक वंशी रहेगा अभी, फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं बताऊंगा। इसका अगला सुल्तान बनता है तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, सब विस्तार वर्णन करूंगा। और मैं आशा करता हूँ बहुत दिनों बाद आपको लेक्चर मिला होगा। और मेरा पेपर लगा हुआ था जेई का, SSC जेई का पेपर लगा हुआ था 28 तारीख को, थोड़ा उसी में लग गया समय। ठीक है, मैं रखता हूँ, यही बंद करता हूँ लेक्चर। और जो समस्या हो, मैं नंबर पहले ही दे चुका हूँ कि जो समस्या आपको हो आप जरूर बताइएगा। हो सकेगा मैं सॉल्व करूंगा, जितना हो सकेगा मैं सॉल्व करूंगा। समस्याओं के लिए आप 89 53 और 55 79 58 पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।